सो हाय गाइस, आदर्श हियर। सीएसएबी की काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। जोसा की काउंसलिंग आप लोगों की खत्म हो चुकी है। सीएसएबी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनको जोसा काउंसलिंग में सीट या तो नहीं मिली थी, या फिर अगर आपकी जेई मेंस में रैंक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख भी है, तो भी उन बच्चों के लिए आपकी सीएसएबी की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है। हर साल जोसा काउंसलिंग के बाद 12 से 14 हज़ार सीटें बच जाती है। उन 12 से 14 हज़ार सीटों में एडमिशन आपकी सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपको इनके अलावा कोई और भी डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखे हैं, वहां से जाके आप लोग उन सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स को आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर उनके ऊपर आप लोग जाके डाउनलोड वगैरह सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सो लेट्स गेट। तो अब हमारी बात ना सीएसएबी काउंसलिंग के बारे में होने वाली है। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी डेटा वगैरह चाहिए होगी या कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा चाहते हैं आप लोग, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीएसएबी काउंसलिंग की जो चैनल्स होती है ना, बेसिकली 3 चैनल्स में ये डिवाइड किया जाता है। पहला हमारा सीएसएबी स्पेशल राउंड, दूसरा हमारा सीएसएबी एनईयूटी राउंड, और तीसरा होता है हमारा सीएसएबी सुपर न्यूमेररी राउंड हमारी होती है। ठीक है, जो स्पेशल राउंड होती है वो आप लोगों के लिए ज्यादा क्रूशल होने वाला है, क्योंकि इसी से आप लोगों का जो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में ज्यादातर बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं ना, वो जाके आपका सीएसएबी स्पेशल राउंड से ही लेने वाली है। पिछले बार ये हमारा 3 राउंड में होता था, इस साल इसे घटा के सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड ही कर दिया गया। तो ये चीज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा क्रूशल हो जाती है। इसके बाद हमारा सीएसएबी सुपर न्यूमेररी राउंड्स होती है, और सीएसएबी एनईयूटी राउंड होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए, और सुपर न्यूमेररी सीट्स होती है जो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कुछ बच्चों की यूनियन टेरिटरीज लाइक दादर एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, तो उनकी एडमिशंस ना एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी कालीकट, एसबीआईटी सूरत जैसे कुछ कॉलेजेस में होते हैं, तो वो हमारा सुपर न्यूमेररी राउंड जो है वो हो जाती है। बाकी यार आप में से अभी मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स तो बताऊंगा, लेकिन एक चीज आप लोगों को कहना बहुत ज्यादा जरूरी था। आपको ना हमारे वेबसाइट पे ना सारे कॉलेज प्रेडिक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को सीएसएबी कॉलेज प्रेडिक्टर दिख रहा होगा, आईआईटी कॉलेज प्रेडिक्टर दिख रहा होगा, और जोसा कॉलेज प्रेडिक्टर दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको सीएसएबी कॉलेज प्रेडिक्टर यूज करना है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपना रैंक डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपका जो भी रैंक है वो आप रैंक डालेंगे, कैटेगरी जो है उस कैटेगरी को चूज करेंगे, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है उसको चूज करेंगे, जेंडर को चूज करेंगे, और कॉलेज टाइप को आप लोग को चूज करना है। और प्रिडिक्ट कॉलेज के ऊपर जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आप लोग को कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कितनी सेफ है, कौन मॉडरेट है, कौन एम्बिशियस कॉलेजेस है, वो सारी लिस्ट आप लोग को दिख जाएंगे। आप लोग जाके यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, सीएसएबी की जो काउंसलिंग आप लोगों की होने वाली है, ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन है, वो 22 जुलाई से आप लोग को स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर आप कैटेगरी रिस्टोर करना चाहते हैं तो 22 जुलाई से आप लोग का ये प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट हो जाने वाला है। इसके बाद जो इनकी जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन जो एंड होगी वो 23 जुलाई को होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि भैया ठीक है, हम लोग की वैकेंसी कब आउट होने वाली है। तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज फॉर जोसा राउंड के बाद जो वैकेंसीज बची है उनकी जो डिस्प्ले होगी वो 28 जुलाई को आप लोग को होने वाली है। तब आप लोगों को पता चलेगा कि सीएसएबी राउंड के लिए आप लोग को कितनी सीट खाली है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आप लोग करने वाले हैं सीएसएबी राउंड के लिए वो 28 जुलाई से ही आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। जो मॉक सीट अलॉटमेंट है वो 31 जुलाई को होने वाली है। रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट आप लोग को 3 अगस्त तक करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों की जो राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट होगी वो 6 अगस्त को होने वाली है। राउंड 2 की जो सीट अलॉटमेंट है वो 12 अगस्त को होने वाली है। 6 से 12 के बीच में आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कि आप लोग फ्रीज अपलोड कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो आप लोग का फिजिकल रिपोर्टिंग होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में वो 30 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक होगा। और इसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब यहाँ पे और भी डिटेल्स दिए गए हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इस पीडीएफ में, जो कि ऑफिशियल सीएसएबी की पीडीएफ है। ये आप लोग हमारी वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट सारी चीजों को हाईलाइट करके रखा है। अभी हम लोग इस पीडीएफ को खोलेंगे और जानेंगे कि सीएसएबी राउंड में क्या होता है, कितनी फीस लगती है, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जान रहे होंगे। बट इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़े यार, उससे पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो मुझे पता है यार कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे यार जिन्होंने अपनी जोसा काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेशन लिया होगा, या फिर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लिया होगा, और उन्हें चाहिए था कि मुझे भैया सीएससी वगैरह मिले, और उन्हें सीएससी नहीं मिल पाई होगी। तो मैं ना आज आप लोगों को मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे ना आप लोगों को एआई फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम ऑफर की जाती है। और जो भी प्रोग्राम्स आप लोगों को ऑफर की जाते हैं ना, वो आप लोगों को एआईसीटीई और यूजीसी अप्रूव्ड कैंपसेस में ये ऑफर की जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है यार कि आप लोगों को ना डे 1 से ही आप लोगों की कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी जाती है, जहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट डे में आप लोगों को मैकबुक दी जाती है, प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे एआई टूल्स की एक्सेस मिल जाती है, जिससे आप लोग डे 1 से ही कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे काम वो कर सकते हो। सो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को अगर आप चूज करते हो ना, तो यहाँ पे आप लोग के पास 3 कैंपसेस का ऑप्शन होता है। एक हमारा राथीनाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और तीसरा हमारा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप लोग के पास ऑप्शन होता है या फिर BE
CSE में, या फिर BE CSE AI/ML में, या फिर BTech CSE AI/ML या BTech CSE, या फिर BTech इन AI एंड ML के पास आप लोगों का ऑप्शन होता है, जो कि AICTE अप्रूव ये सारे कोर्सेज और कैंपसेज आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को यार टेक प्रोफेशनल से सीखने को मिलता है, जो कि पहले Amazon में, Agoda में या फिर Adobe जैसे कंपनीज में काम कर चुके हैं। तो उन एक्सपर्ट से आप लोगों को यहाँ पे मेंटरशिप मिलती है और यहाँ पे आप लोगों को लर्निंग भी प्रोवाइड वो की जाती है। सो अगर आपका AI में इंटरेस्ट है यार और CS इन AI एंड ML में अपना अगर आप करियर बनाना चाहते हो, स्टार्टअप ओरिएंटेड आपका थिंकिंग और स्टार्टअप के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो, रियल प्रोडक्ट अगर आप बिल्ड करना चाहते हो, या फिर अगर आप 3 या 4 साल के बाद एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हो और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो, तो मिराज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक अच्छी ऑप्शन आप लोग के पास हो सकती है। सो अगर आप मिराज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लास्ट डेट अप्लाई के लिए जो है वो 22 जुलाई 2026 होने वाली है। एग्जामिनेशन उनकी 23 जुलाई को होने वाली है। आप लोग इस एग्जामिनेशन को देंगे, एग्जामिनेशन देने के बाद एक छोटी सी इंटरव्यू आप लोग की ली जाती है और आप लोग की यहाँ पे एडमिशन हो सकती है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया और मैंने यार आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे ना एक कूपन कोड भी दिया है, जिस कूपन कोड को यूज करेंगे अगर, जिससे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म पे बेनिफिट भी मिल जाने वाली है। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन ब्रोशर होने वाली है CSAB स्पेशल राउंड 2026 के लिए। इसे मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। CSAB राउंड की काउंसलिंग में अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेशन लिया था या फिर नहीं लिया था, आप दोनों ही बच्चे CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। ठीक है, CSAB जो काउंसलिंग होती है इससे आप लोग को NITs, IIEST सिद्धपुर, ट्रिपल IITs, SPA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और अदर GFTI जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलती है। ध्यान रखिएगा, यहां से आप लोग को IIT में एडमिशन नहीं मिलती है। ठीक, एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि CSAB जो काउंसलिंग आपकी होती है, तो जैसे कि जब आप लोग जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेते हैं ना, तो वहां पे आप लोगों की जो आपकी कैटेगरी रैंक होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी रैंक, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी OBC की जो रैंक होती है वो, तो आपकी वहां पे कैटेगरी रैंक काउंट होती है। लेकिन अगर आप CSAB राउंड में पार्टिसिपेशन लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का ऑल इंडिया रैंक जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मायने रखती है। ठीक है, बता दिए कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि CSAB राउंड में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। अगर आपने JEE मेन 2026 का पेपर दिया है, पेपर 1 या फिर पेपर 2A या फिर पेपर 2B, तो आप लोग इस एग्जामिनेशन, आप लोग इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो जाते हो। जितनी भी प्रोसेस होने वाली है ये सारी ही प्रोसेस ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड जो है प्रोसेस सारी होने वाली है, ऑफलाइन ये प्रोसेस आपकी नहीं होने। अब कई सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे होते हैं कि भैया ठीक है, आप क्या CSAB 2026 की जो काउंसलिंग होने वाली है, अगर इसमें हम पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं, क्या हर एक बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? जी हाँ, मतलब कि हर एक बच्चों के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो मैंडेटरी हमारी हो जाती है। अब आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे यार जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लिया होगा। जोसा काउंसलिंग में अगर आपने पार्टिसिपेशन लिया है और वहां पे अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी, इन दैट केस आप लोग अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी उसको चेंज नहीं कर सकते, नेशनलिटी, जेंडर, डेटा, इन सारी चीजों को आप लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लिया था और वहां पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुई थी, इन दैट केस आप लोग CSAB राउंड में चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो, फ्रेश स्टूडेंट हो जो कि डायरेक्ट CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो वो अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी और जेंडर, डेटा या कैटेगरी, ये सारी चीजों को आप लोग चेंज वो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लिया है और वहां पे अगर आपको कोई भी सीट मिली हो IITs में या NITs में, अगर आप CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोगों को रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके उनकी फीस पेमेंट करके एडमिशन ले लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो सीट तो आपकी जाएगी और आप लोग फिर CSAB काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेशन नहीं ले पाएंगे। ठीक, अब बात यह आती है कि भैया CSAB काउंसलिंग में कौन से बच्चे पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जिन बच्चों ने जोसा में पार्टिसिपेशन लिया है या फिर जिन बच्चों ने जोसा में पार्टिसिपेशन नहीं लिया है, वो सारे ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं CSAB काउंसलिंग की एलोकेशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों का एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा आपका होता है पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी, जिसको हम लोग SREF कहते हैं, जिसमें दो चीजें होती है, SRPF होती है और IAF1 होती है हमारी। ये दोनों ही चीजें मिला के आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज वो पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन का सोचा, अगर आपने CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन का सोचा है, आप वहां पे अपनी डॉक्यूमेंट, अपनी डिटेल्स वगैरह भरेंगे। डिटेल्स वगैरह भरने के बाद आप लोगों को 40,000 रुपए, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो 40,000 रुपीज आप लोगों को वहां पे वो करना पड़ता है। बाकी फीस के बारे में मैं थोड़ी देर में आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का समय मिलता है। उसके बाद आप लोगों का स्पेशल राउंड 1 की अलॉटमेंट होती है, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जहां पे आप लोगों को विलिंगनेस सबमिट करना पड़ता है कि क्या आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों को अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जाम्पल सीट मिल जाती है ना, इन दैट केस आप लोगों को IAF2 आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। वो कितनी पेमेंट करनी पड़ती है वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। उसके बाद जो भी डिटेल्स वगैरह आप भरते हैं, अगर उसमें कुछ क्वेरीज वगैरह होती है, उस क्वेरीज को आप लोग को ऑनलाइन सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं तो राउंड 2 के लिए आप लोग आगे फर्दर प्रोसीड कर जाएंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेशन लेते हैं तो वहां पे भी सेम चीजें होंगी, सीट अलॉटमेंट होगी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, उसके बाद पेमेंट होगा और उसके बाद फिर आप लोग कॉलेज में एडमिशन वगैरह ले सकते हैं।
जो मैं पैसे की बात कर रहा था, जो कि स्पेशल राउंड 1 इनरोलमेंट फी होती है हमारी, वो कितनी होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस या ओबीसी स्टूडेंट के लिए 40,000 रुपए होने वाले। अगर आप एक एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 19,000 रुपए आप लोग को पेमेंट लगेगा। ध्यान रखिएगा, इस 40,000 रुपए में 5,000 रुपए जो है ना, वो एक नॉन रिफंडेबल स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी है। मतलब कि ये 5,000 रुपए, मतलब 40,000 रुपए में से 5,000 रुपए माइनस कर दें, 35,000 रुपीज आपकी एडमिशन जो होगी ना, कॉलेज में जो एडमिशन होगी, उस एडमिशन की फीस के साथ उस चीज को माइनस कर दिया जाएगा। रेस्ट अमाउंट ही आप लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। और अगर आप, और ये 5,000 रुपए ना, ये नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब कि एक प्रोसेसिंग चार्ज होता है। इस चीज को आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। आपने काउंसलिंग फिल कर दिया, काउंसलिंग में आपने सीट वगैरह जो भी चूज करना था उसको आपने कर लिया। अब बात आती है आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जब फॉर एग्जाम्पल आपने राउंड 1 की जब आपकी अलॉटमेंट होगी तो कुछ बच्चों को सीट मिल सकती है और कुछ बच्चों को सीट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सीट मिल जाती है ना, तो आप लोगों को वहां पे विलिंगनेस सबमिट करना पड़ता है कि आप फ्रीज करना चाहते हैं, स्लाइड करना चाहते हैं या फ्लोट करना चाहते हैं। फ्रीज का मतलब यह कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कॉलेज में सीट मिली तो उसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे अपलोड करने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट की फिर आप लोग की वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आप लोग को IAF2 आप लोग को पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप फ्लोट के ऑप्शन को चूज करते हैं तो अभी की सीट है वो तो फिक्स हो जाएगी और आप लोग को आगे के राउंड में एक प्रेफरेंस दिया जाएगा कि और किसी कॉलेज में अगर सीट खाली रहती है तो वो सीट आपको मिल जाएगी। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है हमारा स्लाइड का। स्लाइड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको NIT पटना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई और स्लाइड का ऑप्शन ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सेम इंस्टीट्यूट में किसी और ब्रांच में, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में या और किसी ब्रांच में आपने चॉइस फिल करके रखा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेज के किसी और ब्रांच में एडमिशन मिल सकती है। वो हो गया हमारा स्लाइड का ऑप्शन। उसके बाद हमारा होता है सरेंडर का। भाई अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आप सरेंडर कर सकते हैं और अगर आप फिर विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ भी आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास वहां पे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप सोच रहे होंगे कि भैया IAF2 में हम लोगों को कितनी पेमेंट आप लोगों को करनी पड़ती है। तो IAF2 में अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो 35,000 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अदर कैंडिडेट जो है उनको 16,000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को 40,000 पे करना पड़ा और अभी आप लोगों को 35,000 पे करना पड़ा। इन टोटल आपकी 75,000 रुपीज की पेमेंट फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को करनी पड़ जाएगी। इसमें से 5,000 रुपए आप लोग की प्रोसेसिंग चार्ज होती है। इसके अलावा जो बाकी की पेमेंट होती है ना, वो आप लोग की कॉलेज इंस्टीट्यूट को, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन होगी वहां पे ट्रांसफर कर दी जाती है। बाकी यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स है जैसे कि डिक्लेरेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन डासा एंड CSAB स्पेशल राउंड, इन चीज़ों को आप लोगों को फिल करना पड़ता है यार, है ना। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसको आप लोगों को अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग के समय, जिसमें आपका क्लास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट और या फिर आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ता है, क्लास 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ JEE मेंस। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों को जमा करना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं, और उसको बैंक चेक जमा करना पड़ता है या फिर पासबुक को अगर आप चाहें तो वो आप लोग जमा कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेशन आप लोग को जमा करना पड़ता है, OCI सर्टिफिकेट या PIO कार्ड अगर आप एप्लीकेबल है तो वो जमा करना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग के समय जमा करनी पड़ सकती है। सो उम्मीद करता हूँ यार कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट या और भी कोई चीज़ की फॉर्मेट अगर आपको डाउनलोड करनी है, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर डाल रखी है। आप लोग इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा। इस PDF में वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी।